थीफ है इसीलिए जेल गए हैं। बोंगू हंसते हुए पूछता है कि क्या वो पापा के साथ कॉप्स एंड रॉबर्स खेल रही है। सोल एक्साइटेड होकर कहती है कि हाँ, और फिर कहती है कि अंकल भी थीफ है इसीलिए वो भी जेल जाएंगे। कांगजोन बालकनी से पूछता है कि बोंगू क्या कर रहा है और उसे अंदर बुलाता है। बोंगू अंदर आकर कहता है कि बिग ब्रदर सच में गेम में डूब गया है और पूछता है कि वो कब से यहाँ बंद है। कांगजोन टाइम पूछता है तो बोंगू कहता है कि शायद 4 PM। कांगजोन कहता है कि तो लंच के बाद से 3 घंटे हो गए, जिससे बोंगू शॉक में चिल्ला पड़ता है। कांगजोन बताता है कि सोल उसे बाथरूम जाने देती है, जो बोंगू को फ्लेक्सिबल लगती है। वो पूछता है कि बोंगू आज क्यों आया है और बोंगू कहता है कि वो रिपोर्ट देने आया है क्योंकि वो कल हॉस्पिटल में था। फिर बताता है कि अब ये केस क्वाइटली क्लोज हो गया है। वो सोचता है कि शायद उसने कोई बड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा किया है, पर सब ठीक हो जाएगा। फिर बोंगू कहता है कि उसे एक फेवर चाहिए और कांगजोन पूछता है कि कैसा फेवर। बोंगू बताता है कि ब्यूरो चीफ ने कहा है कि साल के अंत में उसे रैंक प्रमोशन इवेल्युएशन देना है और कांगजोन समझ जाता है कि वो इसलिए वरीड है कि कहीं वो टेरिबल परफॉर्मेंस ना दिखा दे। बोंगू झुककर कहता है कि हाँ, और मदद मांगता है। वो चाहता है कि कांगजोन उसे ट्रेन करे ताकि वो थोड़ा प्रोग्रेस कर सके। कांगजोन कहता है कि थोड़ा लॉजिकली सोचो, क्या क्रैमिंग से 0-100 बनता है। फिर कांगजोन कहता है कि फिर भी स्कोर 10 पॉइंट्स तक बढ़ सकता है और बोंगू सरप्राइज होकर पूछता है कि 10 पॉइंट्स। कांगजोन कंफर्म करता है और कहता है कि वो नेक्रोमैंसर जिसे उन्होंने पहले हराया था, उसकी वर्थ लगभग 10 पॉइंट्स की होगी। बोंगू चिंता और शौक में पूछता है कि क्या वो उस नेक्रोमैंसर के लेवल पर पहुंच सकता है। कांगजोन हल्की मुस्कान के साथ कहता है कि वो बेवकूफ जो उसे गेट पर मिला था मुश्किल से 10 पॉइंट्स के लायक है और पूछता है कि क्या उसका लेवल इनफ है। बोंगू जोश में चिल्लाता है कि वो तो काफी से भी ज्यादा है। कांगजोन कैजुअली जवाब देता है कि सच में, और कहता है कि कल ठीक 8 बजे सुबह उसके घर आना, ट्रेनिंग शुरू होगी। बोंगू बार बार झुककर उसे वार्म थैंक देता है। फिर अचानक कुछ याद आता है और वो बोलता है कि उसने सुना है प्रमोशन एग्जाम से पहले एक बड़ा मेमोरियल सर्विस और अवार्ड सेरेमनी होगी। वो बताता है कि ये इवेंट उन हंटर्स के लिए होता है जो गेट क्लियर करते हुए मारे गए और सर्वाइविंग हंटर्स को मेडल्स देने के लिए भी। बोंगू सोचता है कि ये सब कांगजोन की वजह से पॉसिबल हुआ और अगर उसे कोई रिवॉर्ड मनी मिली तो वो सब उसे दे देगा। तभी डोल्सो बालकनी के दरवाजे पर आता है और मुस्कुराते हुए कहता है कि लगता है बोंगू अब सक्सेस की राह पर है। वो बताता है कि बोंगू को सबके सामने मेडल मिलेगा और पूछता है कि अगर ये सक्सेस नहीं तो और क्या है। कांगजोन उसे एनकरेज करता है कि अपनी सिस्टर के साथ बहुत सारे फोटोज लेना और माँ को दिखाना जब वो ठीक हो जाए। बोंगू सिर खुजलाते हुए कहता है कि शायद उसे अकेले जाना पड़ेगा क्योंकि उसकी सिस्टर की कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम आने वाली है। कांगजोन पूछता है कि क्या वो सच में अकेला जा रहा है और सोच में चला जाता है कि वो खुद भी हमेशा अकेला रहा। उसकी बड़ी बहन घर चलाने वाली थी, हमेशा बिजी और टायर्ड रहती थी, इसीलिए वो उसे कभी ग्रेजुएशन सेरेमनी पर नहीं बुला पाई। कांगजोन आर्म्स क्रॉस करते हुए कहता है कि वो बोंगू के साथ चलेगा। बोंगू हैरान होता है तो कांगजोन बताता है कि खास दिन पर अकेलापन अच्छा नहीं लगता। बोंगू कांगजोन को इमोशनली थैंक करता है और कांगजोन कहता है कि अगर इतना ग्रेटफुल है तो सिर्फ बोलने से नहीं, कुछ गुड्स देकर दिखाओ। बोंगू को कुछ याद आता है और कहता है कि इसलिए अवार्ड सेरेमनी वाले दिन। तभी सोल खुशी में प्रिंसेस सोफी चिल्लाती है और बताती है कि ये उसकी फेवरेट प्रिंसेस है। सोल एक्साइटमेंट में उछलती है और कहती है कि वो प्रिंसेस सोफी के साथ खेलना चाहती है। बोंगू झुककर पूछता है कि क्या वो साथ खेलेगी और सोल खुशी से हाँ कहती है। दोनों खेलने लगते हैं जबकि कांगजोन बालकनी से खड़ा उन्हें देखता है और मजाक में पूछता है कि अब प्रिंसेस उसके बारे में क्या सोचती है। सोल थोड़ी देर सोचती है, फिर उसे इग्नोर कर पिंक चेयर पर जाकर बैठ जाती है। आर्म्स क्रॉस करके सख्त आवाज में कहती है कि थीव्स जेल जाते हैं। बैल्कनी पर अपने कैद खाने में अंधेरे ऑरा के बीच कांगजोन चिल्लाता है कि बोंगू ने गार्ड सोल को ब्राइब किया। बोंगू खेलते हुए पूछता है कि ब्राइब क्या होती है, फिर मुस्कुराकर खुद ही सुधारता है कि बेल कहना चाहिए। बोंगू हंसकर कहता है कि रिलीज के दिन फिर मिलेंगे, जबकि कांगजोन उसका नाम चिल्लाता है। तभी कांगजोन रुकता है और उसका एक्सप्रेशन बदल जाता है। वो उस फ्लाइंग इंसेक्ट को पकड़ते हुए धीमे से सोचता है कि ये क्या फीलिंग है। उसे बहुत फेंट माना महसूस होती है और वो सोर्स ढूंढने लगता है। दूसरी तरफ पार्क में एक आदमी बेंच पर बैठा कहता है कि कम्युनिकेशन कट गया है। उसकी फीमेल कंपेनियन पूछती है क्यों, तो वो बताता है कि उसका स्पाई बग डिस्ट्रॉय हो गया है। वो कंक्लूड करता है कि टारगेट बोंगू को पता चल गया है कि कोई उसे वॉच कर रहा है और ये भी कहता है कि वो बिल्कुल ऑर्डिनरी इंसान नहीं है। वो आदमी होता है किम दोहून, जो एंटी मैनेजमेंट ब्यूरो अलायंस में रैंक 8 पर है और फॉर्मर एस रैंक हंटर है। वो बताता है कि बोंगू सी रैंक का होते हुए भी उसने उनके ट्रेंड नेक्रोमांसर को बिना किसी चोट के खत्म कर दिया। वो मानता है कि अगर वो उसे रिक्रूट कर लें तो उनकी ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। उसका साथी रैंक 12 टॉर्चर स्पेशलिस्ट ली हिजी आइसक्रीम खाते हुए कहती है कि उसे उम्मीद है टारगेट रेजिस्ट करेगा ताकि खेल लंबा चले। वो हंसते हुए जोड़ती है कि अगर वो बस एक पैथेटिक हीरो निकला तो वो उसके साथ खेलेंगे और जब बोर हो जाएंगे तब उसे खत्म कर देंगे। दोहून सोचता है कि उन्होंने टारगेट को अंडर एस्टिमेट किया। वो सोचता है कि स्पाई बग को डिटेक्ट करने का मतलब है उसकी माना सेंसिटिविटी एस रैंक या उससे भी ऊपर है। दोहून आगे जोड़ता है कि उसकी फिजिकल स्पेक्स और कॉम्बैट एबिलिटी भी ए रैंक हंटर लेवल की होगी। वो डिसाइड करता है कि अब उन्हें वापस लौटना चाहिए और फिर दोनों टेलीपोर्टेशन गेट से गायब हो जाते हैं।
अगले दिन कांगजोन बोंगू को ट्रेनिंग वेट्स देता है और कहता है कि अब से ये हर वक्त पहनकर रहना। बोंगू पूछता है ये क्या है, तो कांगजोन तंज में कहता है कि आंखों से नहीं दिखता क्या, कभी किताब पढ़ लिया कर। वो पूछता है कि उसने ड्रैगन बॉल नहीं देखा क्या। सन गोकू भी हेवी क्लोथ्स पहनकर ट्रेन करता था और फिर उतारकर इनसेन स्पीड से लड़ता था। बोंगू सोचता है कि देखा तो था, पर क्या ये ओल्ड स्कूल मेथड सच में काम करेगा। कांगजोन कहता है कि ये मेथड हर क्लासिक स्टोरी में होता है, वेट्स के साथ लड़ो फिर रिमूव करके पावर दिखाओ। बोंगू बोलता है कि उसके जॉइंट्स पहले ही टूट जाएंगे और वैसे भी वो मैजिकल टाइप हंटर है। कांगजोन कहता है कि ठीक है मत पहन, और बड़बड़ाता है कि उसने इतने पैसे लगाए और ये अप्रिशिएट भी नहीं करता। बोंगू जल्दी से माफी मांगता है। कुछ देर बाद बोंगू रिस्ट्स और एंकल्स में वेट्स पहनकर कांप रहा होता है। कांगजोन उसे आदेश देता है कि अब सोल के साथ खेलो। बोंगू कंफ्यूजन में पूछता है तो कांगजोन डार्क ऑरा फैलाकर धमकाता है कि अगर दोबारा बोलना पड़ा तो खत्म। फिर बोंगू झुककर सोल के साथ खेलने की कोशिश करता है, जिससे उसकी कमर दर्द से कराहती है। वो सोल से पूछता है कि क्या खेलेगी, और सोल एक्साइटेड होकर कैश रजिस्टर टॉय की ओर इशारा करती है, वही इटर्नल कैलकुलेशन गेम। बोंगू कांपते हुए मान जाता है और छोटे टॉय पीस को उठाने की कोशिश करता है, पर वेट की वजह से मुश्किल से उठा पाता है। सोचता है कि इतनी छोटी चीज इतनी हैवी कैसे लग रही है। उसे लगता है उसका आर्म टूटने वाला है और खुद से पूछता है कि क्या वो सच में इतना कमजोर है। बोंगू इंटरनली सोचता है कि इस कमजोर बॉडी के साथ वो परिवार को कैसे सपोर्ट करेगा और माँ के इलाज के लिए एलिक्सर कैसे जुटाएगा। 2 घंटे बाद वो फ्लोर पर एग्जॉस्टेड गिरा पड़ा होता है और सोल कहती है कि उसे कैश रजिस्टर गेम नहीं खेलना। बोंगू राहत की सांस लेता है, पर सोल कहती है कि अब नया गेम खेलेंगे। अगले ही पल मैजिकल गर्ल प्ले शुरू हो जाता है। सोल मैजिक वॉन्ड पकड़कर विलन बोंगू को गिरने और फिर उठने का ऑर्डर देती है। खेल चलता रहता है। सोल बार बार गिरने को कहती है और बोंगू थककर गिरता रहता है। फिर आता है प्लेन ऑफ टेरर गेम, जहां बोंगू सोल को हवा में उठाकर कांपता है। उसके बाद टेरिफाइंग रॉकिंग हॉर्स गेम, जहां बोंगू खुद घोड़ा बनता है। और आखिर में डिमोनिक सेंट्रीफ्यूज गेम, जहां बोंगू सोल को घुमाता है और सोल खुशी से चीख रही होती है। खेल के बाद शुरू होता है हाउसवर्क ट्रेनिंग। सोल सो रही होती है और कांगजोन ऑफ स्क्रीन से आदेश देता है गैस स्टोव साफ करो, फिर लॉन्ड्री अलग अलग धो, फिर पूरा घर साफ करो। बोंगू थककर हर कमांड का जवाब देता है। पूरा दिन ऐसे ही गुजरता है। बोंगू वेट्स पहनकर कपड़े मोड़ता है, सोल के साथ खेलता है, फ्लोर पोंछता है, विंडो साफ करता है। 1 हफ्ते बाद बोंगू पूरा थका हुआ दिखता है। सोचता है कि शायद कांगजोन उसकी पेशेंस टेस्ट कर रहा है। उसे वो कहानियां याद आती हैं, ट्रेनी शेफ जो सालों तक सिर्फ इंग्रेडिएंट्स काटता है, या कार्टून असिस्टेंट जो सालों तक लाइंस प्रैक्टिस करता है। वो मुस्कुराकर सोचता है कि शायद यही उसकी पेशेंस का टेस्ट है। 2 हफ्ते बाद सीन वीक एग्जॉस्टेड बोंगू पर कट होती है। कांगजोन उसे बुलाता है और प्रमोशन एग्जाम की डेट पूछता है। बोंगू बताता है कि अर्ली दिसंबर में है, मतलब 2 महीने बाकी हैं। कांगजोन सोचता है कि टाइम कितनी जल्दी उड़ गया और अब असली ट्रेनिंग शुरू करनी ही होगी। फिर वो मेमोरियल सेरेमोनी की डेट पूछता है और बोंगू चेक करके बताता है कि 1 अक्टूबर यानी कल। कांगजोन डिसाइड करता है कि कल सेरेमोनी में जाएंगे और फिर असली ट्रेनिंग शुरू होगी। बोंगू खुश होकर पूछता है कि क्या इसका मतलब है उसने टेस्ट पास कर लिया। कांगजोन हैरान और कंफ्यूज्ड होता है, मगर बोंगू कॉन्फिडेंटली बोलता है कि उसने शुरू से समझ लिया था कि कांगजोन उसकी पेशेंस और परसिवियरेंस टेस्ट कर रहा था। कांगजोन हाफ स्माइल करता है और इंटरनली सोचता है कि असल में वो तो बस मजे ले रहा था। वो बोंगू के कंधे पर हाथ रखता है और कहता है कि उसने अब तक अच्छा काम किया, और मन ही मन सोचता है कि बोंगू को जो सोचना है सोचने दो। दूसरी तरफ मार्बस पपी फॉर्म में कुशन पर बैठा इमॉर्टल को कोस रहा होता है। वहीं अंसियोंगसी ग्योंगी प्रोविंस में दोहून अपनी टीम के साथ बैठा होता है। हिजी कहती है कि ग्रैंड प्लान करीब है और पूछती है कि क्या वो एक्साइटेड है। दोहून कैल्मी कहता है कि टारगेट स्ट्रांग है, और हिजी मुस्कुराते हुए कहती है कि वो जानती है और इसी वजह से तो मजा आएगा। हिजी पीछे मुड़कर पूछती है कि उसने सही कहा ना, जहां उसके सारे कॉलीग्स होते हैं। दोहून अपनी असेंबल टीम को देखकर कहता है कि वे ऑपरेशन कल करेंगे। जैसे ही अवार्ड सेरेमोनी शुरू होगी और टारगेट बोंगू स्टेज पर जाएगा, केओस फैलेगा, वो उसे किडनैप करेंगे और गायब हो जाएंगे। सेरेमोनी के दिन कांगजोन सूट और कोट पहनकर खड़ा होता है और चेहरे पर हल्की सी झुंझलाहट दिखती है। वो बड़बड़ाता है कि ये ड्रेस बहुत अनकंफर्टेबल है। पीछे से सुबिन की आवाज आती है कि वो बहुत अच्छे लग रहा है। सुबिन कहती है कि उसकी तरफ से बोंगू को कांग्रेचुलेट जरूर करना, और कांगजोन सिर हिलाकर हामी भरता है। तभी इरियल काल्म और कंपोज्ड होकर फॉर्मल ब्लैक ड्रेस में आती है और कांगजोन कहता है कि अब चलना चाहिए। कांगजोन के जाने से पहले उसकी बेटी सोल ब्राइट येलो ड्रेस में चमकती हुई आती है, झुककर बो करती है और कहती है कि पापा सेफ लौट आएं। कांगजोन उसे देखकर स्टंड रह जाता है और अपनी बेटी की क्यूटनेस से उसका दिल पिघल जाता है। सुबिन सोल के सिर पर हाथ फेरती है और कहती है कि वो अच्छी लड़की बन रही है। सुबिन हंसते हुए याद दिलाती है कि कांगजोन खुद भी ऐसे शोज का फैन था, लेटर्स भेजता था, क्या उसे याद है? कांगजोन झिझककर जवाब देता है कि शायद। फिर वो सोल के सिर पर हाथ रखता है और कहता है कि डैडी जा रहे हैं और जल्दी वापस आएंगे।
सेरेमोनी वेन्यू लोगों से भरा होता है। कांगजोन क्राउड के बीच खड़ा है जब एक बच्चा अपनी माँ से पूछता है कि क्या अब उन्हें छिपना नहीं पड़ेगा। माँ मुस्कुराकर कहती है कि नहीं, अब डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि बहादुर हंटर्स ने सारे मॉन्स्टर्स हरा दिए हैं। बच्चा खुशी से कहता है कि वो भी बड़ा होकर हंटर बनेगा। कांगजोन चुपचाप देखता रहता है और सोचता है कि ये शांति बस दिखावटी है। वो अंदर से सोचता है कि ये क्या गंदा वर्ल्ड है। और बोंगू जो पास खड़ा है पूछता है कि उसने क्या कहा। कांगजोन कहता है कि कुछ नहीं। फिर क्राउड देखकर पूछता है कि क्या ये इवेंट इतना बड़ा है। बोंगू बताता है कि इस डिजास्टर क्लास गेट का सप्रेशन मानवता की हिस्टोरिक जीत है और पहली बार ऐसा गेट बिना बड़े नुकसान के बंद हुआ है। वो कैमरों की तरफ इशारा करता है और कहता है कि इसी वजह से वर्ल्ड भी इसे देख रहा है। कांगजोन हंटर्स के ग्रुप को देखता है। उसे लगता है ज्यादातर कमजोर हैं, बस कुछ ही थोड़े ठीक ठाक हैं। वो नोटिस करता है कि बोंगू थोड़ा फीका दिख रहा है और पूछता है कि क्या सब ठीक है। बोंगू बताता है कि बाकी हंटर्स जख्मी या बेहोश हैं, इसलिए आज स्टेज पर वही अकेला रिप्रेजेंट करेगा। ऑर्गेनाइजर आता है और सबको अपनी सीट्स पर जाने को कहता है। बोंगू सिर हिलाकर कहता है कि अब वो जा रहा है और कांगजोन उसे गुड लक कहता है। सेरेमोनी शुरू होती है और स्पीचेस होती हैं। फर्स्ट गेट के समय से लेकर ब्यूरो की सिक्योरिटी तक की बातें। कांगजोन जम्हाई लेता है और सोचता है कोई सुन नहीं रहा, बस अवार्ड दो और खत्म करो। फिर स्पीकर बोंगू को बुलाता है जो फॉलन हंटर्स के लिए स्पीच देगा। ऑडियंस तालियां बजाती है और कांगजोन बोंगू को स्टेज पर जाते देखता है। बोंगू नर्वस होकर पोडियम की तरफ बढ़ता है और कांगजोन को लगता है कि वो ऐसे चल रहा है जैसे कोई रोबोट चल रहा हो। तभी उसे किलिंग इंटेंट महसूस होती है और उसका एक्सप्रेशन बदलता है। इरियल भी महसूस करती है और कहती है कि कोई बुरा प्लान बना रहा है। कांगजोन कहता है कि हाँ, और सोच में पड़ जाता है कि वो बास्टर्ड क्या करने की सोच रहे हैं। उसे वो बच्चे की बात याद आती है और वही बात अब उसके दिमाग में गूंजती है। उसे लगता है कि ये लोग वो हैं जो ताकत से चीजें छीन लेते हैं। वो खुद से कहता है कि इसका उससे कोई लेना नहीं, पर फिर सोल का चेहरा याद आता है। वो तय करता है कि उसे ये पसंद नहीं और बड़बड़ाता है कि उसे हीरो बनने का नाटक पसंद नहीं है। वो सोचता है कि कुछ हुआ तो हंटर संभाल लेंगे, पर फिर सोचता है कि अगर सोल आज डिनर पर मुस्कुरा सके तो उसे कुछ करना ही होगा। उसकी यादों पर सोल के मुस्कुराते हुए चेहरे घूमते हैं। वो अचानक अपनी सीट से उठता है। लोग हैरान होकर देखते हैं। कोई कहता है कि वो व्यू ब्लॉक कर रहा है, कोई कहता है बैठ जाओ। कांगजोन इरियल की तरफ मुड़ता है और कहता है कि हाउस होल्ड मिनिस्टर इरियल, ध्यान से सुनो। और इरियल जवाब देती है। कांगजोन कहता है कि जो भी इसके पीछे है सबको इंटरसेप्ट करो और लीडर को छोड़कर बाकियों को वहीं खत्म कर दो। इरियल आदेश की पुष्टि करती है और कांगजोन फिर से कहता है कि फुल फोर्स में अटैक करो। अगले सीन में रूफटॉप पर जॉम्बी जैसे सीन नजर आती है। इमारत की छत पर किम दोहून खून से सनी लाशों के बीच चलता है और रेडियो में बोलता है कि रूफटॉप सुरक्षित हो गई है। वो रिपोर्ट लेता है, बॉम्ब स्क्वाड ने 8 जगह एक्सप्लोसिव लगा दिए हैं, इंजन रूम टीम ने कंट्रोल ले लिया है और इन्फिल्ट्रेशन यूनिट भी रेडी है। वो कहता है कि जैसे ही बोंगू पोडियम पर जाएगा ऑपरेशन शुरू होगा। 8 बॉम्ब एक साथ फटेंगे, फिर एलीट यूनिट हॉल में घुसेगी, मास किलिंग और किडनैपिंग करेगी और रीइंफोर्समेंट को रोकने के लिए वो स्नाइपर होस्ट्स का इस्तेमाल करेगा। दोहून कॉन्फिडेंट है कि इस प्लान में फेल होने का कोई चांस नहीं। बोंगू स्टेज पर कदम रखता है और दोहून रेडियो में कहता है कि शुरू करो। तभी रेडियो में एक आवाज गूंजती है कि वहां कौन है और चीखें सुनाई देती हैं। दोहून चौंक कर पूछता है कि क्या हुआ और सोचता है कि क्या इन्फिल्ट्रेशन टीम पकड़ी गई। उसी समय किसी के जान की भीख मांगने जैसी साउंड रेडियो में गूंजती है। दोहून पहचानता है कि ये इंजन रूम टीम की आवाज है। वो चिल्लाता है कि रिपोर्ट दो, मगर रेडियो से सिर्फ डरावनी चीखें आती हैं कि भागो। दोहून मैकेनिकल और इन्फिल्ट्रेशन टीम से रिपोर्ट मांगता है, मगर कुछ सेकंड बाद दूसरी रिपोर्ट आती है कि एक्सप्लोजिव टीम लगभग खत्म हो गई है और सारे बॉम्ब डिफ्यूज हो चुके हैं। दोहून अविश्वास में सिर पकड़ लेता है कि उसके एलीट यूनिट्स मिनटों में गायब हैं। वो सोचता है कि आखिर हो क्या रहा है। उसे याद आता है पहले डेको एजेंट मरा था जो स्टाफ बनकर अंदर गया था। वो कैलकुलेशन करता है कि हॉल से इंजन रूम तक पहुंचने में कई मिनट लगते, तो फिर एक ही बंदा इतने जल्दी सब कैसे खत्म कर गया। वो सोचता है क्या ब्यूरो ने पकड़ लिया, पर तुरंत खुद जवाब देता है कि नहीं, ये कोई और है। तभी ली हिजी की रेडियो मैसेज आती है कि उसके पास भी एक अनवांटेड गेस्ट है। दोहून गुस्से से डिटेल्ड रिपोर्ट मांगता है। हिजी मुस्कुराती है कि क्या वो इस लेडी को मार सकती है। दोहून चौंक कर पूछता है कि कौन सी लेडी, और हिजी कहती है कि बहुत खूबसूरत है और उससे थोड़ा खेलना चाहती है। दोहून चिल्लाता है कि रुको, वो बहुत स्ट्रांग है, और एनिमीज की नंबर्स पूछता है। हिजी जवाब देती है कि फिलहाल तो एक ही है और रेडियो कट करती है। अब एक्वेरियम वाली असाल्ट टीम से भी कॉन्टैक्ट टूट चुका है। दोहून स्टुंडेड है कि एक अकेला पर्सन पूरी टीम को कैसे खत्म कर सकता है। वो सोचता है कि कौन है ये। तभी रेडियो में कांगजोन की एक ठंडी ताने भरी आवाज आती है कि हेलो, क्या कोई उसे सुन सकता है। दोहून सीरियसनेस के साथ पूछता है कि वो कौन है, मगर रेडियो से कांगजोन कहता है कि वो ताइक्वांडो थर्ड डैन, हाउसवाइफ नोविन डैन, सिस्टर ने बाइक खरीदी, बेस्ट बास्केटबॉल प्लेयर माइकल जॉर्डन, और बोलता जाता है। दोहून उसे वार्निंग देता है कि अगर वो अपनी आइडेंटिटी रिवील करे तो उसे आसानी से मारेगा। तभी रेडियो से भारी साउंड आती है कि क्या वो उसे मारने की बात कर रहा है, और अगले ही पल दोहून का चेहरा डर से सफेद पड़ जाता है। अचानक ब्लैक और डार्क ऑरा के साथ कांगजोन प्रकट होता है
और सार्कास्टिकली कहता है कि चल उसे मारने की ट्राई कर। इधर बिल्डिंग के अंदर कॉर्प्सेस के बीच से एरियल आगे बढ़ती है और हिजी उससे डिस्टेंस मेंटेन करती है। वो चौंक कर सोचती है कि ये लेडी इतनी इंसेनली स्ट्रांग कैसे हो सकती है। हिजी एरियल से पूछती है कि वो कौन है और एरियल बताती है कि वो इंपीरियल हाउस होल्ड की मिनिस्टर एरियल है और हिजी की रेकलेसनेस के लिए उसे डीप ग्रैटिट्यूड व्यक्त करती है। वो कहती है कि उसकी वजह से वो लंबे समय के बाद फिर से अपने मास्टर के काम आ सकती है। हिजी सोचती है कि उसने ऐसा नाम कभी सुना नहीं और शायद ये कोई फॉरेन हंटर है। एरियल कहती है कि ग्रैटिट्यूड के लिए वो उसका नाम याद रखेगी और हिजी से उसका नाम पूछती है। हिजी खुद को टॉर्चर टेक्नीशियन ली हिजी कहकर इंट्रोड्यूस करती है और पूछती है कि नाम फेमिलियर है क्या। एरियल हिजी की बैड बिहेवियर क्रिटिसाइज करती है और कहती है कि लगता है वो एटिकेट ट्रेनिंग के लिए लेट है, मगर वो पर्सनली उसे एजुकेट करेगी। ये सुनते ही हिजी एरियल की ओर अटैक के लिए आगे बढ़ती है और चेतावनी देती है कि सुंदर डेथ की उम्मीद छोड़ दे क्योंकि वो रूड और बैड गर्ल है। हिजी डिस्टेंस कवर करती है और सोचती है कि विप्स क्लोज रेंज में कमजोर हैं, इसलिए क्लोज रेंज में उसके पास कॉम्बैट एडवांटेज है। तभी एरियल अपनी अटैक एम्पायर्स एटिकेट फर्स्ट फॉर्म अनलीश करती है और हिजी को क्लीन स्ट्राइक करते हुए अनाउंस करती है कि पहला लेसन है साइलेंस रहना और कभी अपना वॉइस रेज न करना। स्ट्राइक से हिजी दर्द में ग्रोन करती है और पीछे डिस्टेंस बनाते हुए स्क्रीम करती है कि उसे बहुत दर्द हो रहा है। एरियल सेकंड फॉर्म अनलीश करती है प्रिपरेशन फॉर ऑडियंस। हिजी एरियल की अटैक को बेयरली रिएक्ट करती है और पूछ रही होती है कि किस जगह पर ऑडियंस। कि तभी एरियल की स्ट्राइक उसके दोनों हाथों को क्लीन तरीके से काट देती है। एरियल कहती है कि अगर वो मैजेस्टी से मिलना चाहती है तो पहले प्रेजेंटेबल हो और सारे वेपन्स निकाल दे, और हिजी के हाथ से वेपन्स गिरते हैं। फिर एरियल लाइटनिंग स्पीड से हिजी के पर अटैक करती है और हिजी सोचती है कि वो कितनी फास्ट है। अगले ही पल हिजी जमीन पर गिरती है। एरियल आदेश देती है कि नीलिंग रहो और फॉरहेड जमीन से लगाओ। हिजी रेजिस्ट करती है, टूटकर रोती है, मर्सी मांगती है और कहती है कि वो गलत थी। एरियल उसके बाल पकड़ती है और कमेंट करती है कि लगता है अब एटिकेट उसके दिमाग में सिंक हो रहा है और कहती है कि बिहेव करने पर वो क्यूट लगती है। हिजी लगातार बेग करती है और इंटरनली सोचती है कि ये लेडी कितनी स्केरी है। फिर एरियल इंपीरियल एटिकेट थर्ड फॉर्म अनलीश करती है, द इंपीरियल ऑडियंस। एरियल एक क्लीन स्ट्राइक में हिजी को वही खत्म कर देती है और कहती है कि मैजेस्टी के सामने खड़े होने पर नीज से ऊपर आईज मत उठाना। वो हिजी को रूड चाइल्ड कहती है और कहती है कि उसे ग्रेटफुल होना चाहिए कि आज मास्टर के साथ वो है। एरियल उसके बाल बांधती है और सोचती है कि अगर मास्टर ग्रैंड ड्यूक क्रेम्सले के साथ आते तो हिजी इतनी पीसफुली आंखें बंद नहीं करती। सेरेमोनी हॉल के टेरेस में कांगजोन टाई एडजस्ट करता है और दोहुन से कहता है कि उसे मारने की ट्राई करो। दोहुन गुस्से में सोचता है कि कांगजोन वार्निंग्स का रिप्लाई नहीं दे रहा और चेतावनी देता है कि अब रिग्रेट काम नहीं आएगा। कांगजोन नोटिस करता है कि दोहुन के मेन स्ट्रेंजली एक्ट कर रहे हैं और समझ जाता है कि शायद इंसेक्ट्स उन्हें कंट्रोल कर रहे हैं। कांगजोन पूछता है कि क्या वही था जिसने इंसेक्ट उसके घर भेजा था और क्यों। इसके बाद दोहुन कंक्लूड करता है कि कांगजोन ने ही उसके माना पैरासाइट मार दिया था। कांगजोन कहता है कि अब वो कई बार मरेगा जब तक सब सच नहीं बोलता, और दोहुन कहता है कि कांगजोन अभी भी सिचुएशन की सीरियसनेस नहीं समझ रहा। वो कमांड देता है कि वो मर जाए और कांगजोन के बॉडी पर कई शॉट्स बरसते हैं, लेकिन तभी कांगजोन एक पिच्ड ब्लैक डार्कनेस में गायब हो जाता है और दोहुन शॉक्ड खड़ा रह जाता है। अचानक कांगजोन उसके सामने आ खड़ा होता है और मॉकिंग टोन में पूछता है कि अब क्या सोच रहा है, किल नहीं करेगा। वो कहता है कि अपने मेन के बॉडीज को गिफ्ट समझ ले और उन्हें अच्छे से यूज कर ले क्योंकि उसे अपने हाथ गंदे करना पसंद नहीं। एटमॉस्फेयर में अचानक एक ह्यूज इंटेंस माना और प्रेशर फ्लो होती है। दोहुन भी इंटेंस पेन फील करता है, नोज ब्लीड होने लगता है और समझता है कि उसके फैलाए सारे पैरासाइट्स गायब हो गए हैं। वो शॉक में खड़े सोचता है कि इतना इनॉर्मस माना आखिर क्या है। उसके चारों तरफ का सीन हेलिश रेड लैंडस्केप में बदलता है और अंधेरे में अनगिनत ग्लोइंग रेड आइज दिखने लगती हैं। दोहुन शॉक में समझता है कि ये स्केलेटन्स हैं, लेकिन यूजुअल वाले नहीं, ये किसी हाई क्लास नेक्रोमैंसर के कंट्रोल में है। उसे एहसास होता है कि ऐसे स्केलेटन्स को हैंडल करने वाले नेक्रोमैंसर का कैलिबर किसी सुप्रीम नेक्रोमैंसर से कम नहीं, पर सोचता है कि ऐसे नेक्रोमैंसर के पास इतनी फिजिकल स्ट्रेंथ, स्विफ्ट मूवमेंट और इतनी एंडलेस सफोकेटिंग माना कैसे हो सकती है। वो एडमिट करता है कि अब सब खत्म है और पावर गैप इतना ह्यूज है कि रेजिस्टेंस बेकार है। तभी कांगजोन की वॉइस गूंजती है कि डर लगा। कांगजोन उसके सामने प्रकट होता है, उसे नील करता हुआ देखता है और कहता है कि क्या अब डेथ आसान लग रही है। फिर कोल्डली कहता है कि अफसोस है, वो उसे पीसफुली मरने नहीं देगा। दोहुन कंफ्यूज्ड और घबराते हुए पूछता है कि मतलब क्या है। कांगजोन कहता है कि वो बार बार उसे मारकर जिंदा करेगा जब तक हर आंसर नहीं मिल जाता। वो कहता है कि देखना ही मानना है, इसीलिए दोहुन को फर्स्ट मौत टेस्ट करने को कहता है। अगले ही पल दोहुन अपनी फर्स्ट डेथ महसूस करता है और कांगजोन कहता है कि थोड़ी देर में फिर मिलते हैं। दोहुन अचानक जाग जाता है, सांसें भारी चल रही हैं, यकीन नहीं होता कि वो मरकर भी जिंदा है।
कांगजोन सार्कास्टिक स्माइल के पूछता है कि पहला डेथ कैसा लगा, और यही वही फीलिंग थी जो उन बॉडीज ने महसूस की थी जो दोहून ने उसे गिफ्ट की थी। वो पूछता है कि अब कन्फेस करने के लिए रेडी है। दोहून कुछ बड़बड़ाता है, मगर कांगजोन कामली कंक्लूड करता है कि लगता है एक बार मरना काफी नहीं था। फिर कहता है कि अब वो बार बार उसे किल करेगा और रिवाइव करेगा जब तक दोहून बोल ना दे।